नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आधुनिक काल के अंतर्गत छायावादोत्तर युग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें और अगर आप आवश्यक समझें तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर कर सकते हैं। और इसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने कुल 100 प्रश्नों को देखा था, तो आज की इस प्रश्नोत्तरी में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 101 कि मैं और मेरा पिट्ठू शीर्षक कविता किसकी है। अब विकल्प ये कह रहे हैं कि शमशेर बहादुर सिंह की है, विकल्प बी आगे की है, विकल्प सी मुक्त बोध की है या फिर विकल्प डी भारत भूषण अग्रवाल की है। तो सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। प्रश्न संख्या 101 आपके स्क्रीन पर है। प्यारा सा प्रश्न है और बिल्कुल बेहतरीन जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, भारत भूषण अग्रवाल इज ए राइट आंसर। अब इसे कैसे दिमाग में बैठाएंगे, तो देखिए, मैं और मेरा पिट्ठू क्या है, बोले सर भारत के भूषण है। तो भारत के भूषण कौन है, बोले मैं और मेरा पिट्ठू। तो मैं से हो गया मैं और मेरा पिट्ठू से हो गया मैं और मेरा पिट्ठू, ये कविता है और भारत के क्या है, भूषण है। तो भारत के भूषण का मतलब हो गया भारत भूषण अग्रवाल की कविताएं हैं या भारत भूषण अग्रवाल जी ने इसको लिखा है। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 102 कि बसंती हवा शीर्षक कविता किसकी है। विकल्प ये कह रहे हैं कि केदारनाथ अग्रवाल की है, विकल्प बी केदारनाथ सिंह की है, विकल्प सी आगे की है या फिर विकल्प डी केदारनाथ मिश्र की है। तो प्रश्न संख्या 102 का जवाब आपको देना है। बेहतरीन प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर और आप सबका उतना ही खूबसूरत जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, केदारनाथ अग्रवाल इज राइट आंसर। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ए आया है, आप सब बधाई के पात्र हैं और आप सबकी जो तैयारी है बहुत ही बेहतरीन है। तो बिल्कुल आप कैसे दिमाग में इसे बैठाया जाए, तो बिल्कुल आप बैठा लीजिए दिमाग में कि केदारनाथ में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे बसंती हवा मिलेगी। अब बसंती हवा कहाँ मिलेगी, बोले केदारनाथ में अगर जाओगे तो, अगर आप केदारनाथ में कभी जाएंगे तो आपको वहाँ पे बसंती हवा मिलेगी। तो अगर को आपको जोड़ना है, क्योंकि केदारनाथ अग्रवाल और केदारनाथ सिंह, केदारनाथ मिश्र तीन रचनाकार आपको देखने को मिलते हैं, तो इसलिए अगर आप केदारनाथ में जाएंगे तो आपको बसंती हवा मिलेगी। तो अगर का मतलब है केदारनाथ अग्रवाल से, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में रखिएगा कि अगर आप केदारनाथ में जाएंगे तो आपको वहाँ पे बसंती हवा मिलेगी। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 103 है कि प्रपत्तिवाद के कवि कौन नहीं है। अब यही प्रपत्तिवाद है जिसे नकीनवाद के नाम से जाना जाता है। तो सीधा सा प्रश्न है कि नकीनवाद के अंतर्गत कौन सा एक कवि है जो कि इन विकल्पों में है और उसमें नहीं आते हैं। तो विकल्प एक कह रहे कि नलिनी बिलोचन शर्मा है, विकल्प बी केदारनाथ सिंह है, विकल्प सी केसरी कुमार है या फिर विकल्प डी नरेश है। तो बिल्कुल चारों विकल्पों का आप देख लीजिए और एक विकल्प का चयन करिए जो बिल्कुल प्रपत्तिवाद के अंतर्गत नहीं आते हैं और आप सबने बिल्कुल सही जवाब का चयन किया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो निश्चित रूप से विकल्प बी केदारनाथ सिंह इज राइट आंसर, है ना। जो केदारनाथ सिंह है वो प्रपत्तिवाद यानी कि नकीनवाद के अंतर्गत नहीं आते हैं। बात करें नकीनवाद के, तो नकीनवाद के नाम ही है, देखिए नकीन, ना से नलिनी बिलोचन शर्मा और के से केसरी कुमार और ना से है नरेश। तो ये आप ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। केदारनाथ सिंह इसमें नहीं आते हैं। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप सब भाई बहनों का जवाब जो विकल्प बी था बहुत ही बेहतरीन था, सही और सटीक उत्तर है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 104 है कि इतिहास पुरुष किसका काव्य संग्रह है। विकल्प ये कह रहे हैं कि देवराज का है, विकल्प बी आगे का है, विकल्प सी शमशेर बहादुर सिंह का है या फिर विकल्प डी मुक्त बोध का है। तो प्रश्न संख्या 104 का जवाब आपको देना है कि इतिहास पुरुष किसका काव्य संग्रह है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सिर्फ विकल्प ए को लॉक किया जाए, देवराज इज राइट आंसर, है ना। अब कैसे दिमाग में बैठाएं, तो देखिए जो इतिहास का पुरुष कौन हो सकता है, बोले सर इतिहास का पुरुष कोई और नहीं हो सकता जो देव हो। तो जो देव होगा, राज करेगा, वही इतिहास पुरुष होगा। तो इतिहास का पुरुष देवराज, देवराज ध्यान में रख लीजिएगा कि इतिहास का पुरुष देवराज है और देवराज इतिहास के पुरुष हैं। जैसे भी आपके दिमाग में बैठे इसको बैठाने का पूरा प्रयास करिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 105 है कि सूर्य का स्वागत काव्य संग्रह किसका है। अब विकल्प ये कह रहे हैं कि उपेंद्रनाथ अस का है, विकल्प बी रघुवीर सहाय का है, विकल्प सी
दुष्यंत कुमार का है या फिर विकल्प डी धूमिल का है। तो बिल्कुल सोच समझ के उत्तर आपको देना है। प्रश्न संख्या 105 आप सबके स्क्रीन पर है कि सूर्य का स्वागत काव्य संग्रह किसका है, और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर प्रश्न संख्या 105 का विकल्प सी दुष्यंत कुमार इज राइट आंसर। तो निश्चित रूप से सही जवाब जिन भाई बहनों का विकल्प सी आया है, तो आप सबकी तैयारी बिल्कुल बेहतरीन है, अच्छी है और ये जो है दिख रही है। तो सूर्य का स्वागत कौन करेगा? बोले सर सूर्य का स्वागत तो दुष्यंत कुमार करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। और लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्रनाथ आशिक करते हैं। यही दुष्यंत कुमार है जो कि साय में धूप लेते हैं। इन्हीं की साय में धूप इनके द्वारा लिखी गई बड़ी प्रसिद्ध रचना है, ध्यान में रखिएगा। और रघुवीर सहाय सीढ़ियों पर धूप लेते हैं, तो सीढ़ियों पर धूप रघुवीर सहाय का है, तो ये भी ध्यान में आपको रखना है। फिलहाल प्रश्न संख्या 105 का विकल्प सी दुष्यंत कुमार इज राइट आंसर। सूर्य का स्वागत दुष्यंत कुमार, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 106 है कि प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? विकल्प ये कह रहे हैं कि नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा, विकल्प बी आगे ने कहा, विकल्प सी मुक्तबोध या फिर विकल्प डी गिरिजा कुमार माथुर ने कहा है। तो प्रश्न संख्या 106 का जवाब आपको देना है कि प्रयोगवाद को बैठे है ना ठाले का धंधा किसने कहा है, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, क्योंकि ये प्रश्न कई बार रिपीटेड हो चुका है और रिपीटेड होने के साथ साथ ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही संभावित है। तो इस पर आप लोग स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न हो सकता है कि फिर आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाए। तो बिल्कुल है ना, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कौन कह सकता है ना? तो देखिए नंद दुलारे वाजपेयी इज राइट आंसर, है ना। देखिए उनके जो नंद है ना, तो नंद बैठे ठाले की धंधा होती है किसके लिए? मैंने बताया था आपको बहुत पहले, भाभी के लिए, और भाभी जो है नंद के लिए होती हैं। तो बैठे ठाले का धंधा है ना कौन? नंद है। तो नंद फार नंद दुलारे वाजपेयी ध्यान में रखिएगा, और प्रयोगवाद के विषय में कहा गया है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 107 है कि किस कवि को आधुनिक हिंदी साहित्य का बापू कहा जाता है? विकल्प ए मैथिली गुप्त को, विकल्प बी सियाराम शरण गुप्त को, विकल्प सी दिनकर को, या फिर विकल्प डी है भवानी प्रसाद मिश्र को। तो प्रश्न संख्या 107 को बिल्कुल सही से देखिए, सोचिए समझिए विचार कीजिए और इसके बाद सही जवाब दीजिए। निश्चित रूप से जो चारों विकल्प आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन विकल्प का चयन इस प्रश्नोत्तरी में आपको देखने को मिला रहा है। तो आपका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। सियाराम शरण गुप्त को जो है ना बापू के नाम से जाना जाता है, मैथिली गुप्त को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है, दिनकर जी ने स्वयं को मजह डिप्टी कवि कहा है, और बात करें भवानी प्रसाद मिश्र की, तो भवानी प्रसाद मिश्र जी के भी बारे में आप लोग जान रहे हैं कि सहजता के कवि कहा जाता है। तो भवानी सहज होती हैं, है ना, सबके लिए सहज है, बस केवल उनकी आराधना पूजा विनती करिए तो भवानी सहज हैं। तो सहज का मतलब हो गया सहजता के कवि, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो विकल्प ए में आपने देखा राष्ट्र कवि हैं, विकल्प बी में देखा आपने सियाराम शरण को बापू के नाम से जाने जाते हैं, दिनकर अपने आप को मजह डिप्टी है ना राष्ट्र कवि कहते हैं, और भवानी तो भैया है ना अभी आपने देखा सहजता के कवि हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 7 का फिलहाल विकल्प बी सियाराम शरण गुप्त इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 108 है कि गांधी पंचसती के रचयिता कौन है? यानी कि गांधी की पंचसती है ना कि रचनाकार कौन है, या कविता की रचयिता कौन है? विकल्प ए कह रहे हैं कि भवानी प्रसाद मिश्र है, विकल्प बी जगदीश चंद्र गुप्त हैं, विकल्प सी आगे हैं, या फिर विकल्प डी शमशेर बहादुर सिंह है। तो प्रश्न संख्या 108 का जवाब आपको देना है, और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, भवानी प्रसाद मिश्र राइट आंसर, है ना। तो आपने देखा होगा गांधी की जो पंचसती होती है ना, उसमें क्या होता है, उसमें भवानी का गीत गाया जाता है, भवानी का प्रसाद बांटा जाता है। बस दिमाग में रखिएगा कि जब गांधी की पंचसती होती है तो भवानी का प्रसाद बांटा जाता है। तो गांधी की पंचसती भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई कविता है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 109 है कि जागृत युग के स्वप्न फूलों से नहीं चिनगारियों से सजाए जाते हैं, कथन किसका है? अब देखिए प्रश्न संख्या 9 प्यारा सा प्रश्न है, और मेरे ख्याल से थोड़ा सा नया प्रश्न है कि जागृत युग के स्वप्न फूलों से नहीं चिनगारियों से सजाए जाते हैं, किसका कथन है? विकल्प ये कह रहे हैं कि दिनकर का कथन है, विकल्प बी भवानी प्रसाद मिश्र का कथन है, विकल्प सी कह रहे हैं कि शमशेर बहादुर सिंह का कथन है, या फिर विकल्प डी आगे का कथन है। तो निश्चित रूप से आप सब में से ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, दिनकर इज राइट आंसर, है ना। तो दिनकर इज राइट आंसर। अब देखिए चिनगारी से कौन से जाते हैं, तो बोले दिनकर को जान है सूर, और सूर में तपन होती है,
चिंगारी होती है। तो ऐसे क्लू बना लीजिएगा और इसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे है प्रश्न संख्या 110 कि किस सप्तक में अज्ञेय के प्रयोगवाद संबंधी मान्यताओं का जिक्र है। विकल्प ये है कि तार सप्तक में, विकल्प बी दूसरे तार सप्तक में, विकल्प सी तीसरे तार सप्तक में, या फिर विकल्प डी है चौथे तार सप्तक में। तो प्रश्न संख्या 110 का आपको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न है, लेकिन इसका जवाब आपको सोच समझकर देना होगा कि किस तार सप्तक में आगे के प्रयोगवाद संबंधी मान्यताओं का जिक्र है। बात करें तार सप्तक की, तार सप्तक के विषय में आप थोड़ी सी जानकारी बिल्कुल जान लें जो नए भाई बहन हैं, कि जो पहला तार सप्तक है उसे प्रथम तार सप्तक नहीं कहा जाता, बल्कि केवल तार सप्तक कहा जाता है। दूसरे को दूसरा तार सप्तक कहा जाता है, तीसरे को तीसरा और चौथे को चौथा। तार सप्तक की बात करें, यानी कि जो प्रथम तार सप्तक था उसका समय है 1943, और इस 43 में जब 8 जोड़ेंगे तो दूसरा मिल जाएगा 1951, और 51 में जब 8 जोड़ेंगे तो 1959 मिल जाएगा, और 1959 में 20 जोड़ देंगे तो चौथा तार सप्तक आपको मिल जाएगा। यानी कि 43, 51, 59 और 79। ठीक है, तो ये ध्यान में आप रखिएगा। और फिलहाल प्रश्न संख्या 110 का जवाब भी आप सबका आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, दूसरा तार सप्तक इज राइट आंसर। तो निश्चित रूप से किस तार सप्तक में आगे के प्रयोगवाद संबंधी मान्यताओं का जिक्र है, तो आप सबका जवाब बिल्कुल सही आया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, दूसरा तार सप्तक 1951 इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न 111 है कि शमशेर सिंह को कवियों का कवि किसने कहा है। विकल्प ये है अज्ञेय ने कहा, विकल्प बी मलयज ने कहा, विकल्प सी मुक्तबोध ने कहा, या फिर विकल्प डी दिनकर ने कहा है। तो प्रश्न संख्या 111 का जवाब आपको देना है, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, अज्ञेय इज राइट आंसर, है ना। देखिए शमशेर सिंह को कवियों का कवि कौन कह सकता है, तो बोले सर विकल्प ए अज्ञेय ने कहा, है ना। तो शमशेर सिंह को कवियों का कवि अज्ञेय जी ने कहा, ये ध्यान में रखिएगा। और मलयज की बात करते हैं तो माँ से मलयज, माँ से मूढ़ से, है ना। तो मूढ़ से कवि शमशेर सिंह को किसने कहा, मलयज ने कहा, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 112 है कि धूप कोठरी के आईने में कविता किसकी है। विकल्प ये है गिरिजा कुमार माथुर की है, विकल्प बी मुक्तबोध की है, विकल्प सी शमशेर बहादुर सिंह की है, या फिर विकल्प डी अज्ञेय की है। तो प्रश्न संख्या 112 का जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न है, और आप सबका जवाब तेजी से आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, शमशेर बहादुर सिंह इज राइट आंसर, है ना। तो धूप कोठरी के आईने में कौन, बोले धूप कोठरी के आईने में कौन है, बोले सर शेर है ना। तो शेर को धूप में कोठरी में रखा जाता है, ध्यान में रखिएगा कि धूप में कोठरी में कौन, बोले सर शमशेर, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 113 है कि द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से प्रेरित दिनकर की रचना कौन सी है। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से प्रेरणा लेकर के प्रेरित होकर कौन सी रचना, है ना, दिनकर जी ने लिखी है। विकल्प ये कह रहे हैं कि रसमस्ती को लिखा, विकल्प बी कुरुक्षेत्र को, विकल्प सी परशुराम की प्रतिज्ञा, या फिर विकल्प डी होंकार। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, कुरुक्षेत्र इज राइट आंसर, है ना। तो दिनकर जी ने जो कुरुक्षेत्र की रचना की थी वो द्वितीय विश्व युद्ध से प्रेरित होकर की थी, ये ध्यान में आपको रखना होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 114 है कि कला संसार को बदलने के लिए नारा किस साहित्यवाद ने दिया है, यानी किस साहित्यकार ने दिया है, ये ध्यान में आपको, किस साहित्यवाद ने या किस साहित्य युग ने दिया है कि कला संसार को बदलने के लिए नारा किस साहित्यवाद ने दिया है। विकल्प कह रहे हैं कि छायावाद ने दिया, विकल्प बी प्रगतिवाद ने दिया, विकल्प सी प्रयोगवाद ने दिया, विकल्प डी, है ना, छायावाद उत्तरवाद ने दिया। तो किसने दिया है, प्रश्न 114 का जवाब आपको देना है। और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी टहलते हुए आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, प्रगतिवाद इज राइट आंसर, है ना। देखिए जब प्रगति होगी तो संसार बदलेगा, तो कला संसार को बदलने का नारा प्रगति में होगी, जब प्रगति होगी तो कुछ परिवर्तन होगा तो बदलाव होगा, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। तो प्रगति में क्या होता है, संसार में परिवर्तन होता है, बदलने का नारा, ये ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न 114 का विकल्प बी को लॉक करिएगा। प्रश्न 115 है कि हिंदी में बिंब शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस कवि ने किया। विकल्प ये कह रहे हैं कि डॉक्टर नागेंद्र ने किया, विकल्प बी डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी ने किया, विकल्प सी रामविलास शर्मा ने, या फिर विकल्प डी अज्ञेय ने किया है। तो प्रश्न 115 का जवाब आपको देना है। और आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना, रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर। तो हिंदी में बिंब शब्द का सबसे पहले प्रयोग बिंब का किसने किया, रामचंद्र शुक्ल ने किया। तो बिंब शुक्ल ध्यान में रखिएगा। ठीक है, प्रश्न 116 है
कि तार सप्तक मूलतः किस प्रकार की रचनाओं का संग्रह है ना। तार सप्तक के विषय में कह रहे हैं कि तार सप्तक की बात अगर की जाए तो मूलतः किस प्रकार की रचनाओं का संग्रह है। विकल्प ए छायावादी कविताओं का संग्रह है, विकल्प बी प्रगतवादी, विकल्प सी प्रयोगवादी या फिर विकल्प डी आशावादी। तो प्रश्न संख्या 116 का जवाब आपको देना है कि तार सप्तक मूलतः किस प्रकार की रचनाओं का संग्रह है। और आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, प्रगतवादी, है ना। तो तार सप्तक मूलतः किसका, तो बोले सर प्रगतवादी रचनाओं का संग्रह है, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 116 का विकल्प बी को आप बिल्कुल सेलेक्ट करिएगा। प्रश्न संख्या 117 है कि प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है, किसका कथन है। विकल्प ये कह रहे हैं कि त्रिलोचन का है, विकल्प बी दुष्यंत का, विकल्प सी रघुवीर सहाय का या फिर विकल्प डी अगेय का है। तो प्रश्न संख्या 117 का जवाब आपको देना है कि प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है, किसका कथन है। और आप सब भाई बहनों का जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, रघुवीर सहाय इज राइट आंसर, है ना। देखिए कलात्मक प्रयोग का अनुभव किसको होता है, तो रघुवीर को होता है ना। प्रयोग कलात्मक का अनुभव रघुवीर को होता है, तो रघुवीर सहाय इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 118 है कि बाप बेटा बेचता है, भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर, पंक्ति किसकी है। विकल्प ये आगे की पंक्ति है, विकल्प बी मुक्तबोध की पंक्ति है, विकल्प सी केदारनाथ अग्रवाल की है या फिर विकल्प डी है केदारनाथ सिंह की। तो प्रश्न संख्या 118 का जवाब आपको देना है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, केदारनाथ अग्रवाल इज राइट आंसर, है ना। तो बिल्कुल कैसे दिमाग में बैठाएंगे, बस दिमाग में आपको यही किलो लगाना है कि बाप बेटा बेच देता है भूख से बेहाल होकर, है ना। अगर आप केदारनाथ में जाओगे तो आप देखोगे कि भूख ऐसी चीज़ है, हालांकि इस क्लू है मित्रों, इसका वास्तविकता से बहुत दूर तक कोई संबंध नहीं है। और इन सब ट्रिक का उद्देश्य केवल एकमात्र यही है कि आपको किस तरह से हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाए, है ना। तो अगर आप जब जाएंगे कहाँ केदारनाथ में, तो केदारनाथ में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि बाप अपने बेटे को बेच देता है, धैर्य और धर्म धीरज सब खोकर बेच देता है, बेहाल होकर बेच देता है। कहाँ, बोले सर केदारनाथ में अगर आप जाओगे तो अगर फार अग्रवाल और केदारनाथ से आप केदारनाथ को जो लीजिएगा तो केदारनाथ अग्रवाल इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 119 है कि रूप तरंग किसका काव्य संग्रह है। विकल्प ये कह रहे हैं कि शिवमंगल सिंह सुमन का है, विकल्प बी अगेय का है, विकल्प सी रामविलास शर्मा का या फिर विकल्प डी है गिरिजा कुमार माथुर का। तो प्रश्न संख्या 119 का जवाब आपको देना है कि रूप तरंग किसका संग्रह है। और आप सब भाई बहनों का जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, रामविलास शर्मा इज राइट आंसर, है ना। तो रूप तरंग, देखो तमाम लोग ऐसे हैं कि जो कि रूप के तरंग में विलास करते हैं। तो रूप के तरंग में कौन विलास करता है, तो बता दिया भैया रूप के तरंग में लोग विलास करते हैं, तो विलास फॉर रामविलास शर्मा इज राइट आंसर। तो रूप के तरंग में विलास करते हैं, इसे दिमाग में बैठा लीजिएगा और रामविलास शर्मा को हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 120 है कि राह के दीपक काव्य संग्रह किसका है। विकल्प ये कह रहे हैं कि रांगे राघव का है, विकल्प बी अगेय का है, विकल्प सी नागार्जुन का या फिर विकल्प डी शमशेर बहादुर सिंह का है। तो प्रश्न संख्या 120 का जवाब आपको देना है कि राह के दीपक काव्य संग्रह किसका है। और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, रांगे राघव इज राइट आंसर, है ना। तो बिल्कुल सही जवाब, सुंदर जवाब और बेहतरीन तैयारी, है ना। तो राह के दीपक कौन है भैया, राह से राह, राह से राह, राह से रांगे, रांगे राघव। तो राह का दीपक रांगे राघव इधर में रखिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 121 है कि कौन प्रगतवादी कवि बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। विकल्प ये कह रहे हैं कि केदारनाथ अग्रवाल, विकल्प बी अगेय, विकल्प सी नागार्जुन या फिर विकल्प डी है नामवर सिंह। तो प्रश्न संख्या 121 का जवाब आपको देना है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, नागार्जुन इज राइट आंसर, है ना। तो देखिए नागार्जुन जी का जो मूल नाम था आप जान ही रहे हैं, बैजनाथ, है ना। इनको बाबा नाम से जाना जाता था, यात्री नाम से जाना जाता है, ढिक्कर मिश्र के नाम से जाता है, किर मिश्र के नाम से जाना जाता है। तो ढेर सारे नाम आपने देखा कि नागार्जुन जी का था, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 121 का विकल्प सी को आप हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए कि नागार्जुन जी को बाबा के नाम से जाना जाता था। प्रश्न संख्या 122 है कि आओ रानी हम ढोएंगे पालकी शीर्षक कविता किसकी है। विकल्प ये कह रहे हैं कि नागार्जुन का, विकल्प बी अगेय का, विकल्प सी मुक्तबोध का या फिर विकल्प डी शमशेर बहादुर सिंह का है। और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, नागार्जुन इज राइट आंसर, है ना। तो आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, है ना, बिल्कुल आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, है ना। कौन कहेगा, बोले नागा, नागा और अर्जुन इधर में रख लीजिएगा। और प्रश्न संख्या 122 के जवाब के रूप में विकल्प को आप सेलेक्ट कर लीजिए।
प्रश्न संख्या 123 है कि मुक्तबोध की कविता को लावा किसने कहा है ना। तो मुक्तबोध की कविता को लावा किसने कहा। विकल्प ए कह रहे हैं कि नामवर सिंह ने कहा, विकल्प बी अगेन है, विकल्प सी प्रभाकर माचवे या फिर विकल्प डी रामविलास शर्मा ने। तो प्रश्न संख्या 123 का जवाब आपको देना है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर जो लावा है ना वो बिल्कुल विकल्प सी प्रभाकर माचवे है ना। बिल्कुल मुक्तबोध की कविता को लावा किसने कहा, बोले प्रभाकर माचवे ने कहा। तो प्रभा में लावा ध्यान में रखिएगा, प्रभाकर माचवे ने लावा। ठीक है। प्रश्न संख्या 124 है कि सांप्रतिक कविता का नारा किसने दिया है। तो सांप्रतिक कविता का नारा किसने दिया। विकल्प ये कह रहे हैं कि सलभ श्री राम ने दिया, विकल्प बी श्यामनारायण ने दिया, विकल्प सी श्रीकांत ने दिया या फिर विकल्प डी है धूमिल ने दिया। तो प्रश्न संख्या 124 का जवाब आपको देना है और आप सब भाई बहनों का जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, श्याम नारायण इज राइट आंसर है ना। तो सांप्रतिक कविता श्याम नारायण से, सांप्रतिक कविता श्याम नारायण से, ये ध्यान में रख लीजिएगा और इसको एज इट आप बैठा लीजिएगा। ठीक है। अब आगे प्रश्न संख्या 125 की टटकी कविता नाम प्रचलित करने का प्रयास किसने किया है ना। टटकी कविता आप सुने होंगे, तो टटकी कविता नाम प्रचलित करने का प्रयास सबसे पहले किसने किया। विकल्प ये कह रहे हैं कि ओम प्रभाकर ने, विकल्प बी लक्ष्मीकांत वर्मा ने, विकल्प सी हरीश मदानी ने या फिर विकल्प डी है रामबचन राय ने। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए है ना, रामबचन राय इज राइट आंसर। तो निश्चित रूप से बिल्कुल आप सबका जो जवाब था विकल्प डी बहुत बेहतरीन रहा है ना। तो बात करें लक्ष्मीकांत वर्मा की, तो बिल्कुल ताजी कविता। अगर आपके पास लक्ष्मी है ना तो ताज़ा खाओ, ताज़ा काम करो, ताजी कविता ध्यान में रखिएगा। और हरीश मदानी जी की बात करते हैं तो बिल्कुल उनकी आज की कविता है, ये ध्यान में रखिएगा। हरीश मदानी की आज की कविता, ताजी कविता, और यहाँ आपने देखा टटकी कविता। तो ये सब दिमाग में आप बैठा लीजिएगा है ना। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही संभावित प्रश्न है और आज थोड़ा सा मैं गांव से आया था, इस कारण से बहुत लंबी क्लास तो आपकी नहीं ले पाया। फिर भी मैंने एक छोटी सी कोशिश की कि आपका जो समय है थोड़ा सा नुकसान ना हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे बिल्कुल टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी के लिए, और प्रत्येक रविवार को सुबह 7 बजे आप लोग 125 टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्नोत्तरी के लिए मेरे साथ जुड़ें और अपनी तैयारी को जांचे परखे मजबूत करें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय।